वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि बीपीएससी टीचर्स जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर्स का अगस्त लास्ट में, उसके लिए सर कुछ बैचेज़ या कुछ क्लास करवाइए। तो मैं कोई पेड बैच तो नहीं ला रहा हूँ उसके लिए, और लेकिन मैं इसी यूट्यूब चैनल पर जितना हो पाएगा मेरे से मैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर मेरे हेल्प से अगर आपका भलाई होता है, आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है, तो मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। अगस्त में एग्ज़ाम है, समय ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से एक क्रैश कोर्स तरह से मैं आपको करवा देता हूँ। मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करवा रहा हूँ। मैं पहला बिलीव करता हूँ कि आपको टॉपिक का समझ ठीक ठाक होना चाहिए। अगर टॉपिक में ठीक ठाक समझ होगा तो एमसीक्यू फिर प्रैक्टिस करोगे तो फ़ायदा होगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारा वीडियो ये भी चलाते हैं, बहुत सारे लोग है ना एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत लोग इस तरह भी तैयारी करते हैं कि नहीं, हम बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे तो हमको फ़ायदा करेगा। फ़ायदा तभी करेगा जब उस विषय के बारे में, उस चैप्टर के बारे में आपको पता होगा, तभी वो हेल्प करेगा आपको एमसीक्यू में। मान लो कि आपने 1000 एमसीक्यू पूरा पढ़ लिया, 1000 एमसीक्यू आपने पूरा बना लिया। ज़रूरी है एग्ज़ाम में उस 1000 से ही क्वेश्चन आए? 1001वां क्वेश्चन आएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो हम लोग ये क्यों ना करें कि टॉपिक में अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना ले, तो उसमें 1000 2000 जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बनेगा, फिर ईजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो प्राइमरी का जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम है, सेकेंडरी का एग्ज़ाम है और हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है, तो आप समझना इस तीनों में एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा, वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीनों के सिलेबस में अलग से लिख दिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तीनों के सिलेबस में आपको दिखेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जितना हो पाएगा, अब इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा, तो मैं पूरे डीपली एनालिसिस उसमें नहीं करूंगा, क्योंकि एक क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको करवा रहा हूं। इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लग रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये यूट्यूब पे ही रहेगा, आप जितनी बार चाहे वीडियो देख लो। ये हेल्प ज़रूर करेगा। और मैं अपना क्लास को मॉडरेट ठीक ठाक रखूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में भी नहीं जाऊँगा और बहुत ज़्यादा मैं ऊपर भी नहीं पढ़ाऊँगा। मैं ठीक ठाक रखूँगा जिससे प्राइमरी को भी फ़ायदा हो जाए, सेकेंडरी को भी फ़ायदा हो जाए, और जो सीनियर सेकेंडरी है उनको भी फ़ायदा हो जाए। हर वर्ग के लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो जाए, हर तरह के लोगों को, जो एग्ज़ाम में कैंडिडेट बैठ रहे, सबको फ़ायदा यहाँ पे हो जाए। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो ठीक है, स्टूडेंट का डिमांड था तो मैं से स्टार्ट करता हूँ। जब तक हो पाएगा, जितना हो पाएगा, अगस्त से पहले, एग्ज़ाम से पहले जितना हो पाएगा मेरे से मैं आपको करवा दूंगा। जुड़ना इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। हम लोग इसमें जितना हो पाएगा वो करते चलेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बड़ा पार्ट है, और मुझे लगता है कि इस साल जो एग्ज़ाम होगा टीचर्स का, इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से रहेगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना है। मैं देखता हूँ कितना मैं करवा पाता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं, है ना, ठीक ठाक हमारा हो पाए। ऐसे मैंने आपको पहले ही बोला कि उसमें हम लोग डीप एनालिसिस में ज़्यादा जाएंगे नहीं, फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं और भी कोई अदर एग्ज़ाम, उन लोगों को भी ये वीडियो क्या होगा, फ़ायदा करेगा। तो चलो फिर, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक चैप्टर है। देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको ये चीज़ पूरा क्लियर रखना है, 1905 से लेकर के 1947 तक, यहाँ पे इस बीच में जितना इंपॉर्टेंट घटना घटा है वो सारा आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, सजाने भी एग्जाम में देता है, और एक घटना दूसरे घटना से अगर लिंक होगा तो मैं इसमें लिंक करके आपको बताते चलूंगा। तो ये 1905 से 1947 आपको पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप एग्जाम में बैठना, तब देखना कितना मजा आएगा। तब कुछ क्वेश्चन अगर आप ऐसा भी क्वेश्चन दे दे जो आपने नहीं भी पढ़ा है, तो एक एजुकेशनल गेस कर पाओगे। पढ़ने का यही फायदा है, इसलिए सिर्फ एमसीक्यू बनाने में मत रहो, पढ़ाई करो, सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बनाओ, वो बहुत हेल्प करता है। अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आप नहीं भी जान रहे, लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे रहा है, उस 4 या 5 ऑप्शन में अगर आपको कुछ ऑप्शन के बारे में पता है कि ये चीज इस घटना से जुड़ा हुआ, तो आप उसको ऑप्शन को तो छांट सकते हैं, और ऑप्शन छांट के भी आप बहुत सारा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको बोलते हैं एजुकेशनल गेस। 99% संभावना रहेगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक होने का, सही होने का। तो खैर चलो, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग 1905 से 1947 तक का पूरा इतिहास को हम लोग समझेंगे, और ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। 1905 में एक घटना घटा था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हम लोग चलाए थे, उसका वीडियो मैंने बनाया है पहले भी।
है ना। तो इसलिए मैं उस वीडियो को फिर से नहीं बना रहा हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो टीचर्स का एग्जाम दे रहे हैं या फिर और कोई एग्जाम दे रहे हो, उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1906 से मैं सारा घटना आपको 1947 आज़ादी तक का घटना मैं आपको एक क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको करवा दूंगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हो पाए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1905 का घटना हो चुका था। मैं थोड़ा सा आपको बस 15-20 सेकंड में आपको रिवाइंड करा दूं। वो वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार देख जरूर लेना। मैंने आपको बताया था 1905 में क्या हुआ था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके चलते हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाए थे। अब उससे जुड़ा हुआ जितना फैक्ट था उसको आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज का उद्देश्य था फूट डालो एवं राज करो, है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो चलाना चाह रहा था। उसके लिए उसने बंगाल का विभाजन किया था। वो पूरा कहानी मैंने उस वीडियो में बताया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज 1906 का घटना से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको पूरा याद होना चाहिए 5 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 8 में क्या, 9 में क्या हुआ, ऐसे करके आपको पूरा घटना सीक्वेंस से आपको याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को रेगुलर फॉलो करोगे, है ना, तो आपको ये चीज याद हो जाएगा। चलो अब देखो, आज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग भी एग्जाम में आए तो वही समझना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ही बात कर रहा है, AIML। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 मैं सीक्वेंस में ले चल रहा हूं। 1905 का घटना हो चुका है। अब 1906 से मैं आपको, है ना, 1905 में क्या हुआ, 2 घटना याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद 1906 का घटना, और सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कौन घटना पहले हुआ था, कौन घटना बाद में हुआ था, क्योंकि मैच करने अगर देगा तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, है ना, का स्थापना हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना, उसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप बताना कि इंडियन मुस्लिम जो थे उसके हित का संरक्षण करना, उसके इंटरेस्ट का संरक्षण करना, वही उसका उद्देश्य था। कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा संगठन बनाए जहां पे जो मुस्लिम का इंटरेस्ट होगा, जो उसका हित होगा, वो सरकार तक, उसका मतलब ब्रिटिश सरकार तक वो मांग को रख पाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। याद रखिएगा, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ, अभी विभाजन को लेकर के कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये विभाजन का उद्देश्य क्या होगा वो आगे आपको समझ में आएगा। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उद्देश्य विभाजन नहीं है, मुस्लिम का हित। इस स्टार्टिंग पीरियड में कभी पूछ दे एग्जाम में कि इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आप मुस्लिम इंटरेस्ट याद रखिएगा, मुसलमानों का क्या हित, है ना, उससे हित का संरक्षण करने के लिए, हित को, है ना, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए संगठन बना था। अब आपको इसमें क्या क्या चीज याद रखना है, आप फैक्ट सब याद रखना है। यहाँ पे क्या क्या फैक्ट याद रखना, पहला फैक्ट आप याद रखना, इस मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो याद रखना 30 दिसंबर 1906, है ना, 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो पहला फैक्ट आप याद रखना 30 दिसंबर, डेट के साथ याद रखना, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा, फैक्ट डालेगा ही डालेगा, इसलिए कि डेट आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रखना। जहां पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं वहां पे ईयर इंपॉर्टेंट याद रखना, तो डेट से सवाल आता है यहाँ पे। तो 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। फाउंडर कौन थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुख्य फाउंडर में जिनका नाम आता है वो आपको नाम याद रखना, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज और जान लो कि मुस्लिम लीग का स्थापना कहां पे हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ कब था, तो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हुआ था ढाका में। ढाका जो आज का बांग्लादेश है ना, उस समय वो बांग्लादेश ब्रिटिश इंडिया में आता था। तो ब्रिटिश इंडिया का ढाका क्षेत्र में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, पहला फैक्ट। दूसरा चीज आप याद रखना, इसका फाउंडर का नाम, है ना, इसके फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए, इसका स्थापनाकर्ता जो थे फाउंडर, तो फाउंडर का नाम था, ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, है ना, तो आप याद रखना ये इसके फाउंडर थे। एग्जाम में जब आपसे पूछेगा फाउंडर का नाम मुस्लिम लीग का, तो आप बता देना नवाब सलीमुल्लाह। यहां तक क्लियर है। तीसरा फैक्ट याद रखना, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद रखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट जो बने थे उनका नाम था मोहम्मद शाह।
अब देखो मोहम्मद शाह को एक टाइटल मिला था आगा खान का। आगा खान एक उपाधि होता था, टाइटल होता था। तो ये आगा खान थे, याद रखिएगा, ये आगा खान थे। तो जो मुस्लिम में जो इमाम होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनको एक टाइटल मिलता था आगा खान का। तो आगा खान एक टाइटल था। तो आगा खान में बहुत लोगों को आगा खान का टाइटल मिला। तो ये कितने नंबर के आगा खान थे, ये भी एग्जाम में पूछेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन, और ऑप्शन में दे दे आगा खान 1, आगा खान 2, आगा खान 3, तो याद रखिएगा ये जो थे आगा खान 3, याद रखिएगा आगा खान 3, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट का हो सकता है मोहम्मद शाह नाम दे, तो इसको टिक कर देना, या फिर ये नाम ना दे करके आगा खान नाम दे। और आगा खान कौन सा, थर्ड या सेकंड, तो थर्ड, याद रखिएगा थर्ड। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम बहुत सारे किताबों में सिर्फ आगा खान लिख दिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछेगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और आगा खान 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ऑप्शन में देगा। तो आगा खान थर्ड जो थे ये या इस पहले प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। तो यहां तक क्लियर है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम का जो इंटरेस्ट था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि ये नाम जुड़ता है, आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बार जब मैं मुस्लिम लीग लिखता था तो सब स्टूडेंट बोलते थे जिन्ना, तो क्योंकि मुस्लिम लीग से ख्याल आता है जिन्ना। तो क्या जिन्ना फाउंडर मेंबर थे, तो बिल्कुल नहीं थे। जिन्ना कब जुड़े मुस्लिम लीग में, तो याद रखिएगा जिन्ना 1913 में। तो एक फैक्ट ये भी आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग में जिन्ना इसके सदस्य कब बनते हैं, तो 1913 में। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो 1906 का घटना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इतना फैक्ट याद रखिएगा। क्या क्या, 30 दिसंबर 1906 में स्थापना हुआ। कहां पे हुआ पूछेगा, ढाका में हुआ। फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह, है ना। प्रेसिडेंट मोहम्मद शाह, आगा खान थर्ड, मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में जुड़े। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि ब्रिटिश इंडिया में उस समय वाइस रॉय कौन था, तो वाइस रॉय इस समय था लॉर्ड मिंटो। तो अगर ब्रिटिश का, याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया का वाइस रॉय अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो फर्स्ट या सेकंड। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड, है ना, इसमें इस समय कौन थे, वाइस रॉय थे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इतना फैक्ट आप इसमें याद रखिएगा, स्पष्ट। चलिए, तो ये हो गया 1906 का घटना। अब हम लोग पढ़ेंगे 1907। तो फिर से क्विक रिवीजन, 1905 बंगाल का पार्टीशन, बंगाल विभाजन, उसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट। 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। अब हम लोग पढ़ेंगे 1907। तो 1907 जो है 1907, को हम लोग बोलते हैं सूरत स्प्लिट, सूरत की फूट। इसको हिंदी में बोला जाता है सूरत की फूट 1907। तो सूरत स्प्लिट 1907। ये सूरत स्प्लिट क्या है, सूरत की फूट क्या है, तो आप समझना। सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में इसका विभाजन हो जाता है। और दो पार्ट में विभाजन होने के पीछे का कारण क्या है, तो 1905 वाला आप वीडियो देखिएगा। मैंने जब आपको स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाया था उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो ग्रुप बन गए थे और धीरे धीरे दोनों को वैचारिक मतभेद होना शुरू हो गया था। मैंने आपको ये भी बताया था कुछ लोगों का कहना था कि स्वदेशी मूवमेंट को हम लोग बंगाल से बाहर भी ले चले, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं वो सिर्फ बंगाल में होना चाहिए। तो उसका हम लोग डीप एनालिसिस अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स तरह का है और हम लोग को जल्दी से एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस फैक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कहानी बताते चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो पूरा बैठ जाए, वो सीक्वेंस आपको पूरा याद हो जाए। तो याद रखिएगा 1907 में सूरत की फूट। हाँ, कभी जब मैं आपको फाउंडेशन बैच स्टार्ट करूंगा जीएस का, तो उसको कभी ज्वाइन करना, उसमें हम लोग डीप एनालिसिस करते हुए सारा चीज़ को समझते हुए, फैक्ट और एनालिसिस दोनों चीज़ है ना समझते हुए काम करेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था वो कांग्रेस का सूरत सेशन में हुआ था। याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था। और याद रखिएगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका सूरत सेशन आपको याद रखना है, सत्र चलता था हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसी में एक सत्र हुआ था 1907 में, कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था, इसलिए इसको सूरत सेशन, है ना, सूरत सेशन बोलते हैं। तो सूरत सेशन हुआ था और सूरत सेशन में याद रखिएगा सूरत सेशन में
कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में क्या हो गया था, बट गया था। कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था। कौन कौन सा पार्ट? एक एक्सट्रीमिस्ट, एक मॉडरेट। बस आपको इतना याद रखा कि कांग्रेस इस सूरत सेशन में दो पार्ट में बटा था। कौन कौन? एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, है ना, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो आप याद रखिएगा जो आईएनसी है ये दो पार्ट में बट गया था, है ना, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। इसको हिंदी में बोलते हैं गरम दल, इसको बोलते हैं नरम दल। तो याद रखिएगा गरम दल, है ना, या गरम पंथ, नरम पंथ, या गरम दल, नरम दल। तो आपसे एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन अक्सर कि गरम दल और नरम दल अलग कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इसलिए दोनों में के बीच में कांग्रेस में क्या हो गया था? फूट पड़ गया था। कहां पे फूट हुआ था? तो सूरत सेशन में हुआ था। इसलिए इसका नाम है सूरत स्प्लिट या सूरत की फूट। ये फूट कहां पे पड़ा था? सूरत में। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि इस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप समझना, दो कैरेक्टर है और दोनों समकालीन ही है। एक का नाम है रास बिहारी घोष और एक का नाम है रास बिहारी बोस। हमेशा कंफ्यूजन होता है घोष और बोस में। दोनों का नाम रास बिहारी और घोष और बोस भी मिलता जुलता है। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते कि किसको टिक करे, है ना, बोस थे कि घोष थे। वो पूरा बोस और घोष में पूरा उलझ के रह जाता है। तो मैंने एक रास्ता इसका बनाया है कि ताकि आपको स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरत स्प्लिट में अध्यक्ष कौन थे, तो आप पहला चीज याद रखिएगा, इस सूरत स्प्लिट में जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। वो कौन थे? रास बिहारी घोष। मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। अब देखो, एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया बॉस, अभी तो आपको याद हो गया, हो सकता है कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते कि सूरत स्प्लिट, सूरत की फूट में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे सूरत सेशन में? सूरत का जो सेशन हो रहा है उसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो रास बिहारी बोस भी ऑप्शन में देगा, घोष भी। आपको एक घटना मैं बताता हूं। 1912 में, 1912 में वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका गया। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका गया और बॉम्ब फेंकने वाले जो थे, वो आगे मैं घटना बताऊंगा उसके बारे में। बॉम्ब फेंकने वाले जो थे उनका नाम था रास बिहारी बोस, है ना। क्या नाम था? रास बिहारी बोस। आप ऐसे दिमाग में रखिएगा, बी से बोस, बी से बॉम्ब, है ना, ब से बोस, ब से बॉम्ब। मतलब जो बॉम्ब फेंके थे वो बोस साहब थे और ये बॉम्ब नहीं फेंके थे, सीधे साधे लोग थे, है ना, ये बॉम्ब नहीं फेंक। तो आप याद रखिएगा, तो बॉम्ब फेंकने वाले बी से बोस और बी से बॉम्ब, और ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे, वहां पे जब बॉम्ब वो फेंक रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। इतना आप पॉइंट इसमें याद रखिएगा। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में अगर आपसे नाम पूछे, मेन नाम कि गरम दल के मुख्य नाम कौन थे, तो लाल बाल पाल। लाल मतलब लाल बहादुर सॉरी लाला लाजपत राय, है ना। लाल मतलब क्या हो गया? लाला लाजपत राय। बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखिए, लाल बाल पाल, इन्हीं को शॉर्ट में बोलते हैं। ये सबसे प्रमुख लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के गरम दल के। नरम दल जो थे, नरम दल के जो सबसे प्रमुख लीडर थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रमुख लीडर थे। ये भी आप फैक्ट याद रखना, एक नोट्स बनाते चलना, शॉर्ट रिविजन करने में आपको बहुत फायदा करेगा। ऐसा नोट्स बनाओ कि 1 से 2 दिन में आप पूरा रिविजन जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे, अब आगे समझना। 1908, है ना, आगे का एक घटना है, एक घटना और हम लोग पढ़ लेते। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गया। और आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1908 याद रखना, बाल गंगाधर तिलक पे एक चार्ज लगता है। वो चार्ज था सेडिशन का, मतलब देशद्रोह का, और उकसाने का, है ना। टेररिस्ट को उकसाने का एक चार्ज लगता है। बेबुनियादी चार्ज था ये। क्यों चार्ज लगता है? मैं आपको जब क्रांतिकारी पढ़ाऊंगा तो दो नाम बताऊंगा। एक खुदीराम बोस और एक नाम था प्रफुल्ल चाकी। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे,
उनका ये सपोर्ट किए थे बाल गंगाधर तिलक। और समझना, बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का जो सपोर्ट किए थे, तो इसलिए अंग्रेज ने इस पर, उनका एक पत्रिका था केसरी पे है ना, तो इसलिए अंग्रेज ने इन पर चार्ज लग गया था कि ये तो देशद्रोही। तो आप समझना, क्योंकि तिलक, देखो अंग्रेज इतना हिम्मत कैसे कर पाए कि इतना बड़े लीडर को तुरंत देशद्रोह का चार्ज लगा दिए। इसका सबसे बड़ा कारण था 1907 का सूरत स्प्लिट। जैसे सूरत फूट हुआ, कांग्रेस कमजोर पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस अब खुद दो गुट में बंट चुका है। जब याद रखिएगा, विभाजन कभी भी मजबूती नहीं देता है, विभाजन हमेशा क्या करता है, कमजोरी ही लाता है। जब अगर आप लोग, अगर मान लो कि 5 भाई कोई है और पांचों भाई मिलकर रहिएगा तो एक मुट्ठी में क्या होगा, ताकत होगा। लेकिन पांचों भाई अलग हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसलिए विभाजन कभी भी सही मायने में देखा जाए तो अच्छा नहीं होता है। तो आप समझना, कांग्रेस का विभाजन हुआ, अंग्रेज को फायदा हुआ, और अंग्रेज ने क्या किया, जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनको जेल कर दिया। आपसे एग्जाम में पूछता है कि 1908 में जो तिलक को जेल हुआ था वो कौन सा जेल हुआ था, तो बर्मा में एक जगह पड़ता है मांडले। बर्मा में एक जगह पड़ता है मांडले, बर्मा आज का म्यांमार। तो आपको याद रखना, बर्मा में मांडले जेल, याद रखिएगा मांडले जेल। तो पूछेगा एग्जाम में कि तिलक को मांडले जेल कब हुआ था, तो 1908 में। या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि 1908 में तिलक को कौन सा जेल हुआ था, तो आप बता देना मांडले जेल हुआ था। यहां तक क्लियर। अब देखो सवाल ये बनता है कि 1908 मैंने आपको बताया कौन सा चार्ज लगा था, सेडिशन का चार्ज, मतलब देशद्रोह का चार्ज लगा था। कब जेल गए थे, 1908 में गए थे। तो आपको यहां से 5 का, 6 का, 7 का और 8 का घटना समझ में आ रहा है। अब सवाल ये बनता है कि 8 में जब ये जेल गए थे तो कब तक रहे थे। तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये जेल से छूटकर कब आए थे, तो ये 1908 से लेकर के कब तक रहे थे, 1914 तक। याद रखिएगा 1914 तक। 1914 में याद रखिएगा 6 वर्ष ये जेल में काटे। बहुत एक तरह से बोल सकते हैं कोई सुख सुविधा वहां पे नहीं प्रदान किया गया, बहुत कष्ट वाला जीवन वहां पे इन्होंने क्या किया, बिताया है। और मांडले जेल वहां पे कोई इनके लिए है ना, ऐसी कुछ भी खाना आ जाता था, मतलब कोई अच्छा व्यवस्था एक क्योंकि कोई भी कैदी भी अगर है तो उसके लिए भी कम से कम जो बेसिक ज़रूरत होता है वो चीज़ उसको देना चाहिए। ये एक तरह से आप बोल सकते, ये नैतिकता भी कहता है। लेकिन अंग्रेज़ को कोई नैतिकता से कोई मतलब नहीं था। उसने यहाँ पे 6 साल तक तिलक को रखा। तिलक बहुत कमज़ोर हो चुके थे, बीमार हो चुके थे जेल में। लेकिन एक कमाल का बात मैं आपको बताता हूँ कि जेल में एक इतना बड़ा ग्रंथ इन्होंने लिख दिया कि वो बुक का जितनी चर्चा करे उतना कम है। भगवद गीता पर इन्होंने गीता रहस्य लिखा, और क्या कमाल का बुक है। कभी हो सकता है अगर मैं ट्राई करूंगा कि ज्ञान सागर शो जो मेरा चलता है उसमें मैं जो तिलक का गीता रहस्य है उस पर कभी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बहुत शानदार किताब है। इन्होंने वेद पर भी लिखा था। इनके बारे में जितना बोला जाए कम है। ये इकोनॉमिस्ट भी थे, ये पॉलिटिकल साइंस के विद्वान भी थे, ये आप कह सकते हो कि धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा है ना, इनके पास जानकारी भी था। ये लॉयर भी थे। तो बहुत सारे क्षेत्र में इनका क्या था, बहुत पकड़ था। तो आप समझना, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। महात्मा गांधी ने इनके बारे में बोला था द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये कौन थे, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया थे। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये कहना गांधी जी ने जो कहा था बिल्कुल सही था। ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया थे। ये आगे के लीडर को एक तरह से बेस इन्होंने तैयार कर लिया था कि अंग्रेज से कैसे लड़ना है। इन्होंने बेस, बहुत तगड़ा बेस तैयार किया था, जिसकी वजह से आगे के सारे लीडर ने इस पर बहुत ज्यादा क्या किया, काम किया। तो आप समझना, तो आपको ये याद रखना 1908 में तिलक को मांडले जेल। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि मांडले जेल में इन्होंने कौन सा ग्रंथ का रचना किया, तो आप बता देना गीता रहस्य, भगवद गीता। या कभी इस तरह भी पूछता है क्वेश्चन, गीता रहस्य किसने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, एक सवाल और मैं आपको बता दूं, एक सवाल यहां से कि तिलक के वकील कौन थे। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि तिलक के वकील कौन थे, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि तिलक के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि जिन्ना का ख्याल आता है, जिन्ना का नाम जैसे आता है तुरंत विभाजन आ जाता है। याद रखिएगा स्टार्टिंग पीरियड का जो जिन्ना है और बाद का जो जिन्ना है, दोनों में बहुत अंतर है। आप देखिएगा, मैं आपको जब कभी फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा, मैं इसका एनालिसिस करूंगा, आपको बताऊंगा 1937 के बाद का जिन्ना वो एक ऑर्थोडॉक्स, एक कट्टरपंथी जिन्ना आपको दिखा है जो विभाजन का बात करता है। लेकिन 1937 से पहले का जिन्ना में एक जबरदस्त परिवर्तन आया है। आप देखिएगा स्टार्टिंग पीरियड का जो जिन्ना था वो बहुत राष्ट्रवादी जिन्ना था। वो राष्ट्र को सपोर्ट करता था, धर्म से इसको कोई लेना देना नहीं होता था। आप याद रखिएगा, ये इस्लाम से ये बिलोंग करता था, लेकिन कुछ भी मानता नहीं था। ना ये 5 वक्त का नमाज पढ़ता था, ये सिगरेट पीते रहता था, है ना, ये पारसी महिला से शादी किया था। मतलब आप समझना, ये कोई भी जो कर्मकांड होता है उस पर बिलीव नहीं करता था। लेकिन आखिर क्या हुआ
कि ऐसा समय आया कि जिन्ना ने क्या कर लिया, जिन्ना आगे चलकर विभाजन, एक नया है ना टू नेशन थ्योरी का बात करना शुरू किया। तो ये एक कहानी है, समझना पड़ता है कि हर समय अलग अलग होता है और हर समय का फेज को देखना यहाँ पे पड़ता है। तो आप यहाँ पे आप समझना, तो परिवर्तन आप देखिएगा जीवन का एक क्या है, एक सच्चाई है जो हमें आपको हर लोगों को क्या करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। तो 1908 का ये घटना आप इसमें याद रखिएगा। और ये कौन थे, वकील कौन थे, तो जिन्ना थे। तो यहाँ तक क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो 1905 का घटना आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 6, 7, 8 ये 3 घटना मैंने आपको यहाँ पे बताया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।